जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खेलो मैथ्स के साथ में। दोस्तों आप देख रहे हैं 9th स्टैंडर्ड ICSE बोर्ड मैथ्स के वीडियोस। तो दोस्तों दो चैप्टर्स पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। द वेरी फर्स्ट वाज रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स एंड सेकंड वन कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। तो इन दोनों ही चैप्टर्स की स्टडी के दौरान आपने देखा कि मेरा एटीट्यूड क्या है। मेरा एटीट्यूड है आपको 100% गोल को हिट कराने लायक बनाना, 100% मैथ्स का खिलाड़ी आपको बनना है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को टच करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर करना है। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करना है। तो आपने मेरा पढ़ाने का तरीका देखा कि मैं हर चीज के तह तक यानी कि क्यों तक जब तक नहीं पहुंच जाता मुझे चैन नहीं पड़ता, और इसी तरह से चैन नहीं पड़ने वाला एटीट्यूड मैं आपके अंदर भी डेवलप करना चाहता हूं। तो क्यों 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 करके हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया। अब थर्ड चैप्टर की हम शुरुआत ही क्यों के साथ कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3 वीडियो नंबर 16। तो दोस्तों क्यों के साथ शुरू कर रहे हैं। क्यों का मतलब थोड़ी सी रिसर्च के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मैं इसको रिसर्च क्यों कह रहा हूं अभी पता चलेगा। देखिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फॉर्मूला के चैप्टर में। वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे थोड़ी सी लिख रहा हूं और उस प्रॉपर्टी से ही हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की प्रॉपर्टी लिखेंगे अमाउंट्स के केस में। तो हम कोई पर्टिकुलर ईयर से स्टार्ट करते हैं A2, चलिए थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करते हैं A4 A5 से स्टार्ट करते हैं। A5 से स्टार्ट करते हैं। A5 इक्वल टू क्या है, मैं वीडियो से गायब हो जाऊं तो कोई बात नहीं। A5 इक्वल टू क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की प्रॉपर्टी। A4 प्लस इंटरेस्ट ऑन A4 फॉर द 5th पीरियड। ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन A4 कौन से पीरियड के लिए, 5th पीरियड के लिए। यही प्रॉपर्टी पढ़ती हमने लास्ट चैप्टर में। तो A4 के ऊपर इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है ना, R5 लागू होगा। A4 इंटू R5 अपॉन 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा 5th ईयर का। 5th ईयर कौन सा, हम A5 की बात कर रहे हैं, हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं 5th ईयर का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लागू होगा 5th ईयर का, 4th ईयर का नहीं, सक्सीडिंग ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट लागू होगा। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है ना, A4 हमने यहां पे कॉमन ले लिया तो हमारा ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस R5 अपॉन 100। अब हम A4 को फिर से इसमें कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो हम A3 के फॉर्म में लिखेंगे A4 को। दिस मच इक्वल टू, ये पूरा का पूरा इक्वल टू अभी हमारा चल रहा है आगे, इसके आगे ही ये इक्वेशन हमारी बढ़ रही है। ठीक है, क्या आ गया ये, जिस तरह से हमने A5 को A4 के फॉर्म में लिखा था तो A5 इक्वल टू आया था A4 इंटू 1 प्लस R5 अपॉन 100। इसी तरह से हमने A4 की जगह लिख दिया A3 प्लस A3 इंटू R4 अपॉन 100। R4 आएगा R3 नहीं, जैसे यहाँ पे R5 आया है R4 नहीं, उसी तरह से यहाँ पे R4 आएगा R3 नहीं, सक्सीडिंग ईयर का। तो A4 की वैल्यू लिख रहे हैं A3 के टर्म्स में, ये आ गई ऐसी कैसी, और इंटू ये ब्रैकेट वैसा का वैसा ही यहाँ पर आ गया। अब हम इसके आगे फिर वही करेंगे जो यहाँ पे किया था। यहाँ पे हमने A4 को कॉमन ले लिया था, यहाँ पे हम A3 को इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, आ गया A3 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया ब्रैकेट में 1 प्लस R4 अपॉन 100, और ये ब्रैकेट पूरा वैसा का वैसा ही। अब हम इसके आगे फिर से वही कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे और A3 को हम लिख लेंगे A2 के टर्म्स में। ये आ गया A3 की वैल्यू हमने लिख दी A2 के टर्म्स में, आ गई इतनी, कितनी, A2 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। कैसे, A4 की वैल्यू A3 के टर्म्स में क्या आई थी, दिस मच,
A3 इंटू 1 प्लस R4 अपॉन 100। इसी तरह से A3 की वैल्यू हो गई A2 के टर्म्स में A2 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100। A3 था इसलिए R3, ये A4 की वैल्यू थी इसलिए R4, ये A5 की वैल्यू थी इसलिए R5। तो ये आ गया इसकी जगह, A3 की जगह ये आ गया, और इसके बाद ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज। ठीक है, अब हम फिर से, आपको मालूम है इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, एक बार फिर कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की प्रॉपर्टी लगाएंगे A2 के लिए। तो A2 की जगह हम लिख देंगे A1 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100। ये आ गया, क्या आ गया, अब A2 की जगह हमने इतना लिख दिया, जैसे हम इससे ऊपर लिखते आए हैं उसी तरह से A2 की जगह लिख दिया A1 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100। ये ब्रैकेट ऐसा का ऐसा ही, ये ब्रैकेट ऐसा का ऐसा ही, इंटू ये ब्रैकेट ऐसा का ऐसा ही। अब हम क्या करेंगे इसके आगे अभी हमें और बढ़ना है। A1 पे हमारी बात खत्म नहीं हुई। A1 की वैल्यू लिखेंगे, A1 इक्वल टू क्या होता है, P1 प्लस I1। ये आ गई अब हमारी वैल्यू। अब इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ये सब वैसा का वैसे ही है सारे ब्रैकेट्स, बस A1 की जगह आ गया हमारा P1 प्लस I1। इसके अलावा ये ब्रैकेट एज इट इज, ये ब्रैकेट एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। ठीक है, अब P1 प्लस I1 की वैल्यू हम इंटरेस्ट के फॉर्मूले से पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने P1 प्लस I1 में I1 की जगह लिख दिया P1 R1 अपॉन 100। यही हमारा फॉर्मूला P1 R1 T1 अपॉन 100। तो T1 हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि हम यहाँ पे लगातार एक एक पीरियड लेकर चल रहे हैं। ये सब हम कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स की प्रॉपर्टी लेके चले तो लगातार एक 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 पीरियड की बात हो रही है, इसलिए जो T1 है उसकी वैल्यू है 1, इसलिए हमने यहाँ पे इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि सब में ही इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 है। हमने सब में इंटू 1 छोड़ रखा है क्योंकि वो 1 है। अब हमने I1 की वैल्यू लिख दी P1 R1 अपॉन 100। इसमें से भी हम P1 कॉमन ले लेंगे, जैसे हम A4 A3 A2 ये सब कॉमन लेते आ रहे थे, लास्ट में हमने P1 कॉमन ले लिया, तो हमारी जो इक्वेशन बन गई वो क्या आ गई फाइनली। ठीक है, ये P1 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस R1 अपॉन 100। बाकी के सभी ब्रैकेट्स एज इट इज। क्या हो गया, P1 इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100, 1 प्लस R2 अपॉन 100, 1 प्लस R3 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R4 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R5 अपॉन 100। कहां तक जाएंगे, लास्ट कौन सा आएगा, R5। क्यों आएगा लास्ट R5, हम 5th ईयर का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 5th ईयर का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो लास्ट टर्म में हमारा R5 आएगा। R5 तक हमारी ये कैलकुलेशन जाएगी। अगर हम 3rd ईयर तक का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो लास्ट में हमारी कैलकुलेशन R3 तक जाएगी। अगर हम 50th ईयर तक का कैलकुलेट कर रहे होंगे तो लास्ट में हमारी कैलकुलेशन R50 तक जाएगी। अब इस फॉर्मूले को हम जरा जनरलाइज करके यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए किस तरह से लिखा है इसको हमने यहाँ पे an क्यों, क्योंकि nth ईयर का अमाउंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए फाइनल अमाउंट, वैसे n लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम फाइनल अमाउंट को a से ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए अगर हम an ना लिखकर सिर्फ a लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन n हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि ये पता चल जाए कि हम n ईयर्स की बात कर रहे हैं। तो n ईयर्स के बाद जो अमाउंट बनता है उसकी वैल्यू आती है इक्वल टू p। अब हमने यहाँ पे P1 नहीं लिखा। P1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम ओरिजिनल प्रिंसिपल को P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिख दिया an इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100। अब ये स्मॉल r कहां से आ गया, अभी देखिए कैपिटल R भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में स्मॉल r लिखने का जस्ट एक प्रचलन है, एक तरीका है, इसलिए आप भी स्मॉल r ही लिखिए। कैपिटल R भी लिख देंगे तो रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो प्रचलन है वही लिखिए। स्मॉल r लिखने का प्रचलन है तो वही लिखिए, नहीं तो कोई कभी किसी आड़े टेढ़े एग्जामिनर से पाला पड़ गया तो वो बोलेगा अरे ये क्या है, तो रॉन्ग है। ठीक है, तो जो प्रचलन है वही लिखिए। अब तक हम इससे पहले कैपिटल R लिखते आए थे, इसलिए मैंने ये कैपिटल R से स्टार्ट किया, लेकिन अब हम फाइनली जब फॉर्मूला हमारा बन रहा है तो हम लिखेंगे स्मॉल r, और ये बन गया हमारा फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का।
ठीक है, तो ये कहां तक गया, Rn तक। nth पीरियड तक का अमाउंट इक्वल टू ओरिजिनल प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R2 अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R3 अपॉन 100, कहां तक, एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा 1 प्लस Rn अपॉन 100, जो nth ईयर है इसलिए Rn अपॉन 100। तो अब कुछ लोगों ने जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं देखा हुआ है, तो वो बोल रहे हैं ये तो फार्मूला नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उन्होंने तो कुछ और पढ़ा है। मैं बोल रहा हूँ यही फार्मूला है, आप बोल रहे हैं कि ये फार्मूला नहीं है। ये फार्मूला नहीं है तो क्या फार्मूला है, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे R1, R2, R3 हर साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लिया है। अलग अलग इसलिए लिया है क्योंकि अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली प्रॉब्लम्स भी आगे आएंगी, तो मैंने पहले से ही स्टार्ट ही यहाँ से किया कि अलग अलग वाला केस लिया है। अब मैं लेता हूँ कि अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू सभी ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो तो इस फॉर्मूले का क्या होगा, देखिए। ठीक है, अगर सभी ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो, यानी कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 एंड सो ऑन Rn तक, अगर सब सेम है, सारे ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, उसको हमने डिनोट कर दिया सिर्फ R से। 1 2 3 4 ये सब क्वेश्चन डाला हमने, R से डिनोट कर दिया। तो अब क्या होगा, A, अब मैं देखिए डायरेक्ट A लिख रहा हूं, N नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने बताया था फाइनल अमाउंट को हम A से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो आ जाएगा हमारा A, अब क्या फॉर्म आ गया हमारी, A इक्वल टू An की जगह A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R1 अपॉन 100 था, तो इसकी जगह R आ गया, R2 की जगह भी R आ गया, R3 की जगह भी R आ गया, सबकी जगह R आ गया। तो 1 प्लस R अपॉन 100 सेम, सभी ब्रैकेट सेम हो गए। 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100, कितनी बार, n टाइम्स, n ईयर्स की बात हो रही है, n पीरियड्स की बात हो रही है, इसलिए n टाइम्स हमारा 1 प्लस R अपॉन 100 होगा। तो क्या हो जाएगा, जब हम एक ही नंबर को कई बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100। जब हम इसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n, मालूम है ना। जैसे हम 3 इंटू 3 करते हैं तो हो जाता है 3 स्क्वायर, यानी कि 3 की पावर 2। अगर हम कुछ भी नंबर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 10 टाइम्स करें तो 5 रेज टू 10 हो जाएगा। इसी तरह से 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100, 1 प्लस R अपॉन 100, ये हमने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हो गया 1 प्लस R अपॉन 100 रेज टू n, और यही है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अभी मैं बोल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है, अब मैं बोल रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है। तो या तो तब झूठ बोल रहा था या अब झूठ बोल रहा हूं, ये दोनों ही कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला लागू होगा तब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर ईयर का अलग अलग होगा, और ये फॉर्मूला लागू होगा तब जब हर साल का, हर पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम होगा, यानी कि R होगा। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, n टाइम्स कंपाउंड हो रहा है हमारा अमाउंट, ये रहा हमारा फाइनल अमाउंट, ये रहा हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो इस फॉर्मूले से हम क्या कैलकुलेट करेंगे, फाइनल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जबकि हमें ओरिजिनल प्रिंसिपल दिया हो और ये सब गिवन हो। और इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ही सकते हैं, a माइनस p, आई इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू a माइनस p से हम कैलकुलेट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। वो भी लिख देता हूं, चलिए ये भी लिख दिया। ये तो कुछ नया है नहीं, ये तो पहले से पढ़ा हुआ है कि कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल होता ही है। तो समझ में आ गया ये फॉर्मूला। अब मैंने इसको रिसर्च क्यों कहा, मैंने रिसर्च इसलिए कहा क्योंकि ये मैंने कहीं पढ़ा नहीं। मैंने क्या नहीं पढ़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा ही है, ऑब्वियसली पढ़ा है, लेकिन ये जो मैंने डेरिवेशन किया है, इस फॉर्मूले को जो मैंने यहाँ पे बनाकर दिखाया है, ये मैंने कहीं नहीं पढ़ा क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। तो हमारे टीचर ने इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि सिलेबस में नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन मैं क्यों के पीछे थोड़ा सा ज्यादा पढ़ता हूँ। अभी देखिए ये क्यों के पीछे पढ़ने का फायदा क्या है। मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर भूल गए कि यहाँ पर क्या है, आप n यहाँ पर है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे है, ये 1 प्लस R अपॉन 100 इस तरह से है, या 1 प्लस R पूरे के नीचे 100 है, कहाँ क्या है। अगर आप भूल गए तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप
सवाल को गलत करके आ जाएंगे। इस बात के बहुत बहुत चांसेस हैं। ऐसा कब होगा? जब आप वही फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप करके आंसर निकालने के एटीट्यूड से पढ़ाई करेंगे तो। लेकिन अगर आपको पता होगा कि ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला आया कहां से, क्यों आया, यहाँ पे n क्यों है, यहाँ पे r क्यों है, यहाँ पे p क्यों है, इन सभी क्यों का जवाब जब आपके पास होगा तो अगर आप कुछ भूल भी गए तो फटाफट ये जो मुझे करके दिखाने में टाइम लगा, लेकिन जब आप इसको अपने लिए सॉल्व करेंगे तो फटाफट कॉमन लिया 1 प्लस r अपॉन 100 पता चल जाएगा कि ये n टाइम्स है तो इसकी पावर n चढ़ने वाली है। फटाफट आप उसको फॉर्मूले को वहीं एग्जामिनेशन हॉल में डिराइव करेंगे और सॉल्यूशन में कोई गलती नहीं करेंगे। तो ये बाल की खाल निकालने वाले एटीट्यूड का फायदा है। चलते हैं फ्रेश पेज पे। अब ये सिंपल सी प्रॉब्लम लेंगे स्टार्टिंग में। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹20,000 इन 2 years at 5% per annum rate। 5% ईयरली या 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। और ये रहा प्रिंसिपल, क्या क्या गिवन है हमने लिख लिया। प्रिंसिपल इक्वल टू 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, एन इक्वल टू 2 years। तो एन पीरियड्स हैं, नंबर ऑफ पीरियड्स को हम किससे डिनोट करते हैं यहाँ पे, एन से। तो एन इक्वल टू 2 years। ये फॉर्मूला हमारे पास है। हमने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहले निकालना है क्या है हमको, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम निकालते हैं अमाउंट। हमारे पास जो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, वो एक्चुअली अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। उसके बाद हम a माइनस पी करके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे ये वैल्यूज पुटअप करके। तो ये वैल्यूज पुटअप करके फटाफट आंसर निकाल लिया हमने। P, R एंड N की वैल्यूज पुटअप की 20,000, 5 एंड 2। तो ये हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिया। एलसीएम लेके 105 अपॉन 100, 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 हो गया। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर था, ठीक है। तो 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। ये 0 कट करके काट पीट करके आप आंसर निकालना अच्छी तरह से जानते हैं। वैल्यू आपकी आ गई 22,050 रुपीज। ये आ गया हमारा अमाउंट। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता ही है, a माइनस पी। तो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया a माइनस पी करके। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, इस तरह से हम वैल्यूज पुट अप करेंगे, आंसर निकालेंगे। एक डायरेक्ट मेथड और लगा सकते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ये हो गया, ये अपने आप में आंसर है। ये मेथड अपने आप बिल्कुल सही है। देखिए हम लगातार बोल रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। कभी हम इसको कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कहते हैं, कभी हमने लास्ट पेज पे एक और फार्मूले को कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला कहा था। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले हैं, लेकिन एक्चुअली इन फार्मूले से डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हो रहा ना। ये तो अमाउंट का फार्मूला है, अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है। उसके बाद हम a माइनस पी करके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हम इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी बना सकते हैं। उसमें डायरेक्ट वैल्यूज पुट अप करके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। किस तरह से? तो क्या किया ये हमने यहाँ पे, ये डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू a माइनस पी। तो a की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले से पुटअप कर दी। a की वैल्यू है p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू n। ये a का फॉर्मूला है हमारा, ये रहा, ठीक है। अब a की जगह पर हमने ये लिख दिया माइनस p। अब इसको हमने इन दोनों में से p कॉमन ले लिया, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इस तरह से अब अभी तक ये जो फॉर्मूला था ये अमाउंट का फॉर्मूला था, अब ये बना एग्जैक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। p कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट के अंदर बच गया 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू n, ये रहा, ठीक है। और दूसरे टर्म्स में से बच गया क्या, 1। तो ये आ गया -1। अब इसको 1 से 1 कैंसिल मत कर देना, क्योंकि ये 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू n है, और ये है सिर्फ 1। ये पूरे पे n है, ये मत सोचना कि 1 के ऊपर पावर n है तो वो भी तो 1 हो गया, इसलिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। नहीं, ये पहले पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा। कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में पूरा ब्रैकेट सॉल्व होने के बाद उसके ऊपर जो पावर है वो पावर चढ़ेगी, वो सॉल्व होगी। उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसमें से 1 माइनस होगा। डायरेक्ट 1 से 1 कैंसिल करने की कोशिश मत करना, ये मूर्खता हो जाएगी। तो इस तरह से ये हम इसको फॉर्मूले के रूप में, इसको हम डायरेक्टली कभी भी यूज कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के रूप में हम इस फॉर्मूले को कभी भी यूज कर सकते हैं। अभी हमने 3 फॉर्मूले पढ़े, एक मैंने पिछले पेज पे
अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होने पर, हर साल का हर पीरियड का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग होने पर अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट होगा, सबसे पहले वो फॉर्मूला हमने लिखा। उसके बाद हमने लिखा अमाउंट का ये वाला फॉर्मूला उस केस में जिस केस में आर हर पीरियड का इक्वल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल है। उसके बाद हमने ये लिखा कंपाउंड इंटरेस्ट का डायरेक्ट फार्मूला a माइनस पी करके। तो इससे क्या होगा, एक बार में वैल्यूज पुट अप करके हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। जिस तरह से हमने ये यहाँ पे किया, किस तरह से p की वैल्यू पुट अप की इस प्रॉब्लम में, p की वैल्यू p r n, ये सारी वैल्यूज हमने पुट अप की और हमारा डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ये कैलकुलेशंस तो आप कर ही लेंगे। देखिए कैलकुलेशन को देखिए, थोड़ा सा इसमें से मैंने यहाँ पे 105 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर आया था, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व किया। ये आइडेंटिटीज वगैरह जितनी भी आपने पढ़ी हैं, जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं, ये बीच बीच में यूज करते रहिए। ये आप चाहें तो यहाँ पे 105 का स्क्वायर कैलकुलेट करें और फिर 100 का स्क्वायर कैलकुलेट करें, इसमें से माइनस करें, इस तरह से भी कर सकते हैं। वो भी मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये ज्यादा इजी है। तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन जरा इजी हो जाती है। एक बार में हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो गई, आंसर हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 2050। तो इसी तरह से सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हमारी प्रॉब्लम्स ट्रिकी होती चली जाएंगी। लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये एक प्रॉब्लम ले लेंगे फटाफट दूसरे वाले बटन पे। कैलकुलेट द अमाउंट and compound interest on 10,000 rupees in 3 years if the rates of interest are 8%, 10% and 12% respectively। इसमें क्या चेंज है कि तीनों ईयर्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज है। ये फॉर्मूला तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया है, ठीक है। तो लगा देंगे फॉर्मूले में वैल्यूज और निकाल देंगे आंसर। प्रिंसिपल हो गया 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का हो गया 8%, सेकेंड ईयर का 10%, थर्ड ईयर का 12%। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, जब हम ड्राइव कर रहे थे फॉर्मूला, सबसे पहले हमने R1, R2, R3 ये सब अलग अलग ही लिए थे। तो ये फॉर्मूला हमारा अमाउंट का आया था, यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे। प्रिंसिपल की वैल्यू पुट अप कर देंगे, R1, R2, R3 की वैल्यूज 8, 10 एंड 12 पुट अप कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इस तरह से ये 0 0 काट लेना, सिंप्लीफाई कर लेना। ये सब आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं। आंसर आपका आ जाएगा 13,305, यानी कि 13,305 रुपीज 60 पैसे। तो ये तो आ गया हमारा अमाउंट। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट a माइनस पी। हमारा आंसर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का 3,305 रुपीज 60 पैसे, या फिर हम रुपीज में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, रुपीज 3,305.60। ओके, तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर। ये भी आंसर है, ये भी अमाउंट का आंसर है और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का आंसर है। अब फटाफट तीसरे वाले पैटर्न के भी हम प्रॉब्लम ले लेंगे। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी, व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू 8,427 rupees in 2 years at 6% per annum rate of interest। तो यहाँ पे क्या चेंज है, कुछ भी चेंज नहीं है। छोटा सा चेंज ये है कि अभी तक अमाउंट पूछ रहे थे, अब इसमें अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, एन गिवन है हमको। तो हमने ये फॉर्मूला हमारे पास तो है ही और हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट अप की, अमाउंट की, प्रिंसिपल हमें कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन की वैल्यूज हमने पुट अप कर ली। और इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर उधर काट पेड़, ये सब जो आप अच्छी तरह से सीख ही चुके हैं, ये सब करके आपने वैल्यू इसकी निकाल दी। वैल्यू आ गई अमाउंट की 7,500 रुपीज। इसी तरह से देखिए बेसिक प्रॉब्लम्स हमने आज ली हैं। सिंपल एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट क्या चीज है, हम लास्ट चैप्टर में अच्छी तरह समझ चुके हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या चीज है, हम लास्ट चैप्टर में अच्छी तरह समझ चुके हैं। अब तक लास्ट चैप्टर तक हम कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे थे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से। इस चैप्टर में हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास एक नया अलग फॉर्मूला तैयार हो चुका है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की प्रॉब्लम्स कंपाउंड इंटरेस्ट के ही फॉर्मूले से सॉल्व करते जाएंगे। प्रॉब्लम्स में ट्रिक्स लगती जाएंगी। देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि किस किस तरह की ट्रिक्स के साथ हमारी प्रॉब्लम्स आगे बढ़ती हैं। तब तक क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी देखिए बहुत सी प्रॉब्लम्स अभी आपसे सॉल्व हो जाएंगी, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जहां अटकेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने ही वाला हूं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर
बेल आइकन को टच कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल सकें और तभी आप बन पाएंगे मैथ्स के खिलाड़ी। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर विल बी पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 वीडियो 17। जय हिंद।